गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। स्पर्मेटोजेनेसिस के मैंने क्या बताए थे, 4 फेज़ बताए थे, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़, मैच्योरेशन फेज़ और डिफरेंशिएशन फेज़। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैच्योरेशन फेज़ तक का पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन फेज़ जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैच्योरेशन फेज़ में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एक्चुअली जो मियोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है, जर्मिनल सेल्स का, वो जो मियोटिक डिवीज़न है वो कहाँ पर होता है, मैच्योरेशन फेज़ में। तो मियोसिस 1 होने के बाद जो है 2 तरीके के सेल्स बनते हैं, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, और टाइप बी जो सेल्स थे उससे जो है आगे मियोसिस 2 हो रहा था। तो मियोसिस 2 से क्या होता है, अगेन 4 सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने मैच्योरेशन फेज़ में पढ़ा था। ठीक, अब मैच्योरेशन फेज़ कंप्लीट होने के बाद में जो 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ठीक है, उन चारों स्पर्मेटिड्स के स्ट्रक्चर में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद ही वो जो है एक फुल्ली मैच्योर्ड स्पर्मेटोजून या स्पर्म में कन्वर्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो मैच्योरेशन के फेज़ के बाद में जो नेक्स्ट फेज़ आता है डिफरेंशिएशन फेज़। डिफरेंशिएशन फेज़ एक्चुअली वो फेज़ है जहाँ पर स्पर्मेटिड्स के अंदर ड्रास्टिक फिजिकल चेंजेस आते हैं, जिन चेंजेस के हेल्प से या जिन चेंजेस की वजह से स्पर्मेटिड्स जो है एक्चुअली स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन फेज़ जो है ये होता कहाँ पर है, ये होता है सर्टोली सेल्स में। ठीक है, याद रखना कि डिफरेंशिएशन फेज़ जो है वो सर्टोली सेल्स में होता है। व्हाट एल्स नेम वी हैव गिवन टू द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन फेज़ जो है यहाँ पर क्या होता है कि सर्टोली सेल्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। अब डिफरेंशिएशन फेज़ में क्या क्या डेवलपमेंट्स या क्या क्या चेंजेस आते हैं स्पर्मेटिड्स के अंदर। सबसे पहला चेंज आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम इज द टिप ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो एक्रोजोम का फॉर्मेशन होना ये पहला स्टेप है। दूसरा है इलोंगेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इलोंगेट होना, थोड़ा लंबा होना, कंडेंस होना। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। अब ये जो सेंट्रियोल्स का सेपरेशन थर्ड स्टेप में हो रहा है, तो 2 तरीके के सेंट्रियोल्स बन जाते हैं। सेंट्रियोल जो है वो एक एपरेटस होता है ना, तो सेंट्रियोल्स जो है उसका जो पूरा एपरेटस होता है वो सेपरेट आउट होता है। तो 2 सेंट्रियोल्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि न्यूक्लियस के पास में रहता है, और एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल जो कि न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड में उससे दूर होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट जो है वो डिस्टल सेंट्रियोल से, यानी कि उस सेंट्रियोल से होता है जो न्यूक्लियस से दूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट बना, एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ इस तरीके से, सपोज इफ दिस इज द एक्सियल फिलामेंट, तो एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरल फॉर्म में खुद को अरेंज करता है। ठीक है, खुद को क्या करता है, रीअरेंज करता है। तो इस स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, इसमें ये जो फिलामेंट बन रहा है, फिलामेंट के तरह चारों तरफ स्पाइरल फॉर्म में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। ठीक है, देन द लास्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेलम, मतलब स्पर्म की जो टेल होती है, ठीक है, उसको फ्लैजेलम बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि फ्लैजेला से सिमिलर होता है उसका स्ट्रक्चर। तो वो जो टेल होती है या वो जो फ्लैजेलम होता है उसका फॉर्मेशन, और लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका डिफरेंशिएशन होना। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन द डिफरेंशिएशन फेज। अब डिफरेंशिएशन फेज जो है उसको कंप्लीट जब कर लेता है स्पर्मेटिड, तो उसके बाद स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटिड नहीं कहलाता, वो फाइनली क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजून, या उसको हम लोग शॉर्ट में स्पर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन फेज के बाद में एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉपर मैच्योर जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो चारों स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स कंस्टिट्यूट करते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। कई बार और एक टर्म हमको सुनने में कभी कभी मिल जाता है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसे एक और टर्म हमको सुनने में आता है, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों जो है सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन फेज से लेकर के डिफरेंशिएशन फेज तक जितना पोर्शन है, जितना प्रोसेस चल रहा है, वो पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है, सिर्फ डिफरेंशिएशन फेज के अंदर जो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या डिफरेंशिएशन फेज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इन सारे चेंजेस का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है जर्म सेल से स्पर्म का बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस है स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन टू ऑफ देम, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द होल प्रोसेस, बट spermiogenesis is just one phase of it, that is only the differentiation phase, okay। so don't get confused between both of them, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप सो कि ये जो सारे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताई ये आप लोगों को क्लियर होंगे। येट जब हम लोग आगे अभी स्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, देखेंगे, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में होता है, ह्यूमन मेल्स की बॉडी में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर इसका रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है, तो प्रोसेस जो है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, या कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन है, या कॉम्प्लेक्स चेंजेस जो हैं इस पूरे प्रोसेस में आते हैं। तो अगर इस प्रोसेस को प्रॉपरली रेगुलेट ना किया जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्रोसेस जो है वो इम्बैलेंस उसमें क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ओके। सो दैट इज़ वाई हमेशा ऐसे प्रोसेसेस जो हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स, ओके। हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके कम या ज़्यादा होने से ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट ओवर हियर ऑन द बोर्ड, ठीक है। टेक नोट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लो चार्ट, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लो चार्ट हमको शो करता है कि एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस का हार्मोनल कंट्रोल कैसे हो रहा है। सो आई शैल चेंज द टाइटल एज वेल। Okay, so we are going to see hormonal control of spermatogenesis. So let me first draw this flow chart, and flow chart draw करने के बाद में it will become more clear to you, okay।
Okay. So this flow chart over here, this shows that how is the process of spermatogenesis controlled with the help of hormones. Okay. अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। बॉयज़ में 13 to 14 ईयर्स की एज से जो है प्यूबर्टी जब हिट करती है, एट दैट टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो कमेंस होता है। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कमेंस कैसे होता है? ठीक है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर नोइंग कि हाइपोथैलेमस का लोकेशन कहाँ पर होता है ब्रेन में। ओके, सो आई वोंट गेट इनटू दैट डिटेल। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में होता है, अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्लैंड विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम हॉर्मोन्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, इन क्लास 11। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है एक हार्मोन रिलीज करता है GnRH। ठीक है, GnRH का फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, आई शैल राइट ओवर हियर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब GnRH जो रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस, ये जो GnRH है ये जा कर के हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का लोकेशन भी कहाँ है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ओके, सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है GnRH। ठीक है, तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिम्युलेट होता है GnRH की वजह से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो दो तरीके के हॉर्मोन्स अगेन सिक्रीट करता है। एक करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा सिक्रीट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करेगा स्टिमुलेशन पर, एक होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा? लेडिग्स सेल्स को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, कहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेडिग्स सेल्स को इन्फ्लुएंस करेगा जो कि टेस्टिस में होते हैं। ठीक है, अब लेडिग सेल्स स्टिमुलेट होगा, लेडिग सेल्स स्टिमुलेट होकर के टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा, एंड्रोजेंस को सिक्रीट करेगा। एंड्रोजेंस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसको सिक्रीट करेगा? टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम करेगा। ठीक है, अब दूसरे साइड पे ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स जो है वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन के साथ मिल करके, ठीक है, क्या होगा? टेस्टोस्टेरॉन जो है वो भी सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो दो तरफ से स्टिमुलेशन आता है सर्टोली सेल्स को। तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? सर्टोली सेल्स ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो भी क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा और सर्टोली सेल्स जो है वो भी क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन से भी स्टिमुलेशन आ रहा है और सर्टोली सेल्स से भी स्टिमुलेशन आ रहा है। दूसरे साइड पे टेस्टोस्टेरॉन जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वास एफरेंस, वास डेफरेंस होता है, एपिडिडाइमिस होता है और पीनिस होता है, डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है या सेमिनल वेसिकल होता है, इन सभी को स्टिमुलेट करने का, इन सभी को डेवलप करने का काम कौन करता है? अगेन टेस्टोस्टेरॉन जो है वो सेकेंड साइड पे करता है। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो तो स्टिमुलेट हो गया। ठीक है, दूसरे तरफ सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? इनहिबिन नाम का एक और हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये क्या करता है? इनहिबिन हार्मोन जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हेल्प से
ठीक है। इनहिबिन हार्मोन जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हेल्प से किसको इन्फ्लुएंस करेगा? इनहिबिन जो है वापस किसको स्टिमुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, सो दैट हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH का सिक्रीशन जो है उसको स्टॉप करे। ठीक है, क्या करेगा? सर्टोली सेल्स एक तरफ तो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करेंगे, दूसरे तरफ इनहिबिन नाम का हार्मोन जो है उसको भी प्रोड्यूस करेंगे। इनहिबिन हार्मोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हेल्प से, ये जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, मतलब जो चीज़ ये सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर रही है उसका ही प्रोडक्ट जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो हाइपोथैलेमस का एक तरीके से प्रोडक्ट क्या हो गया? इनहिबिन हुआ। तो इनहिबिन जो है वो वापस किसको इन्फ्लुएंस करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, सो दैट हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH का सिक्रीशन जो है उसको थोड़े समय के लिए स्टॉप कर दे। सिमिलरली टेस्टोस्टेरॉन जो है, टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? वो हाइपोथैलेमस को भी इन्फ्लुएंस करेगा और टेस्टोस्टेरॉन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट करेगा। किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करेगा? सो दैट इट स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ GnRH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का यूज़ करता है और किसको किसको स्टिमुलेट करता है? अगेन हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर दे, और हाइपोथैलेमस को सिक्रीट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, सो दैट वो GnRH का जो सिक्रीशन है उसको थोड़े देर के लिए रोक दे। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम हमको देखने के लिए मिलता है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक हार्मोनल कंट्रोल। और इस तरीके से जब टेस्टोस्टेरॉन जो है एक पर्टिकुलर हायर कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है, तो जब टेस्टोस्टेरॉन एकदम हायर कंसंट्रेशन पे पहुंच जाता है तभी ये नेगेटिव फीडबैक जो है ये पॉसिबल होगा। सिमिलरली जब इनहिबिन भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट होने लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है, तब इनहिबिन भी क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक हार्मोनल कंट्रोल का यूज़ करके किसको इन्फ्लुएंस करता है? हाइपोथैलेमस को इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस होल सिस्टम, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक हार्मोनल कंट्रोल। एंड इस सिस्टम के हेल्प से जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है। तो जब टेस्टोस्टेरॉन और इनहिबिन हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो कुछ समय के लिए GnRH का, LH का और FSH जो है उसका सिक्रीशन थोड़े समय के लिए रुक जाता है। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो थोड़े समय के लिए सैचुरेट हो जाता है, थोड़े समय के लिए रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद जब टेस्टोस्टेरॉन और इनहिबिन का कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर से ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जैसे ही इनहिबिन और टेस्टोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फिर दोबारा से हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट होता है और ये पूरा प्रोसेस जो है दोबारा से कंटिन्यू होता है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। ठीक है, सो आफ्टर दिस वी विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। Okay, so next we will start with the topic of structure of sperm. So first of all I'll draw the diagram, you follow it. Okay, after that we will be discussing this particular topic.
Okay, so this over here I have drawn the structure of a fully mature sperm. ठीक है, what we can see over here that this is the topmost part of the sperm, that is known as the acrosome. This part we can also call as the head part of the sperm. Okay, now overall you can see there is a covering of the plasma membrane all over the sperm, because after all it is one single cell. Okay, so that is why there is a plasma membrane covering the whole of the sperm. Okay, then we can see that we have a central large nucleus in the head part of the sperm, and this nucleus over here, it will be containing the genetic material, but only in the haploid set, means only half of the chromosomes will be present in the nucleus. Then we are having the neck portion, and we can see over here that there is a slight depression just below the head. Okay, so in the neck part we can see the proximal centriole, जो सेंट्रोजोम होता है सेल के अंदर. ठीक है, सेंट्रोजोम जो है उसके अंदर सेंट्रियोल होता है. तो सेंट्रोजोम जब स्प्लिट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक्चुअली दो सेंट्रियोल्स होते हैं. तो सेंट्रोजोम स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर के उसके दोनों जो सेंट्रियोल्स होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल्स पे वो रहते हैं. तो यहाँ पे also you can see here that the proximal centriole is present over here, and just at the right angle, just vertical to it, is present the distal centriole. अब ये जो distal centriole है, I want to show you over here that ये जो distal centriole है like this, ये जो है इस तरीके से elongate हो रहा है. elongate होकर के ये क्या बनाता है, elongate होकर के ये टेल पार्ट या जो फ्लैजिलम पार्ट होता है स्पर्म का, उसको बनाने का काम कौन करता है, डिस्टल सेंट्रियोल करता है. ठीक है, अब डिस्टल सेंट्रियोल जो है वहाँ पर देखिए, जहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट है और जहाँ से टेल जो है इलोंगेट होके निकल रहा है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा स्वोलन है टेल के कंपैरिजन में, थोड़ा ज़्यादा उसका डायमीटर होता है टेल के कंपैरिजन में. सो दिस पार्ट वी आर कॉलिंग इट एज द मिडिल पीस. ठीक है, अब मिडिल पीस में जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो इलोंगेट होकर टेल बना रहा है, लेकिन ये जो फ्लैजिलम या ये जो फिलामेंट बनता है, इसको बेसिकली वी कैन कॉल इट एज द फिलामेंट और वी कैन कॉल इट एज द टेल ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो फिलामेंट बन रहा है इसके चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एज वी कैन सी, ये इस स्पाइरल फॉर्म में जो है माइटोकॉन्ड्रिया विल बी सराउंडिंग द डिस्टल सेंट्रियोल लाइक अ स्प्रिंग. ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया विल जेनरेट एनर्जी इन लार्ज क्वांटिटीज. एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, लार्ज क्वांटिटी में करेगा, सो दैट उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके ये जो टेल या फिलामेंट या जो फ्लैजिलम पार्ट है ये बीट करना स्टार्ट करे, मूव करना स्टार्ट करे, सो दैट जो स्पर्म्स होते हैं उनको मोटिलिटी मिल सके. ठीक है, तो जब स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है सर्टोली सेल्स में, डिफरेंशिएशन फेज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो जब स्पर्म्स का डिफरेंशिएशन फेज में फिजिकल चेंजेस आते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में, एट दैट टाइम ये जो मोटिलिटी होती है टेल में, एट दैट टाइम अचीव नहीं होती है. ठीक है, बाद में अचीव होती है. कब अचीव होती है, जब स्पर्म्स सर्टोली सेल से मूव करके एपिडिडाइमिस में चले जाते हैं. ठीक है, वास एफरेंस से होते हुए जब एपिडिडाइमिस में चले जाते हैं, तो एपिडिडाइमिस में जाने के बाद में स्पर्म्स के अंदर मोटिलिटी जो है वो अचीव होती है. ठीक है, सो आई होप दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्लास में स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे. टिल देन, इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी. थैंक यू.